आदाब नाजरीन, मैसूर 24 न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं सैयद आसिम अहमद एक नई खबर के साथ। जामिया टीपू श्रीरंगपट्टन उलमाए अहले सुन्नत जमीयतुल उलमाए अहले सुन्नत अलाई मेमन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं क्योंकि आज जो कम से कम एक 8-10 दिन से जो वाक़यात वक्फ बोर्ड के बारे में आ रहे हैं, वक्फ की प्रॉपर्टी जो अंडे शाह वाली मकान सन 1986 में फसादात के बाद वो मज़ार शरीफ को मिसमार किया गया था। उसके बाद वो मज़ार शरीफ फिर बनने के लिए कोई कोशिश नहीं रही। उसके बाद में रिफाई मुस्लिमीन वाले आगे आकर जो जगह थी 1 एकड़ 2 कुंटे समथिंग, वो जगह को फ़रोख्त कर दिए। एक्चुअली वो फ़रोख्त करने का हुक्म ही नहीं था। वक्फ बोर्ड की जगह कभी भी किसी को दिए नहीं जा सकती। वक्फ बोर्ड की जगह पर किसी का लोन नहीं हो सकता। वक्फ बोर्ड एक अल्लाह की अमानत है। उस अमानत चीज़ को कोई भी लोग दिखा नहीं सकते, उसे दूसरे को दे नहीं सकते। ये सिर्फ वक्फ बोर्ड के एक्ट की तरफ वक्फ बोर्ड में ही रहेगी। वो उस टाइम का माहौल ख़राब था। कुछ अंदेशे की वजह से बड़े बड़के हमारे कुछ ये करके उसको सेल कर दिए। सेल करने के बाद 9,27,000 उस समय हमारी जवानी का टाइम था, तो 9,27,000 रुपये को फ़रोख्त किया गया। वो फ़रोख्त कर वो अंडे शाह वाली रहमतुल्लाह अलैह की जगह के जो पैसे थे वो रिफाइड मुस्लिम में डाला गया। रिफाइड मुस्लिमीन 1960 में या 1962 में क्या कि रिफाइड में छोटे छोटे घरों में शुरू करके वो 67 में शुरू करें। रिफाइल मुस्लिमीन क्या था? मुसलमानों की कौम व मिल्लत के लिए बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हुए। उनकी इमदाद से आगे बढ़ी। आगे बढ़ने के बाद उसमें डेंटल कॉलेज आई, फिर तुम्हारा फारूक बाइस स्कूल ले लिया कि यतीम खाने की जगह से ले जाके फिर वहाँ ईदगाह में शिफ्ट करे। ईदगाह 2 एकड़ ज़मीन रिफाई मुस्लिम अजीज़ शेख के दौर में 2 एकड़ ज़मीन ईदगाह कमेटी ने दिया उनको। 2 एकड़ ज़मीन लेने के बाद उस पर रिफाइल मुस्लिम ने काम शुरू किया। ऐसा फारूक है जो पहले पुरानी बिल्डिंग तारीखी इमारत जो थी वहाँ पर शाहजहाँ रोड से वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किया गया। उसके बाद पीयू कॉलेज आई, पीयू कॉलेज के बाद फिर फार्मेसी के बाद डेंटल कॉलेज आई, डेंटल कॉलेज के बाद ऐसा इदारा आगे बढ़ता गया। लोगों में एक खुशी जाहिर हुई कि कौम का मिलत का इदारा जब तक अजीज सेठ साहब मरहूम उसके सदारत थे तब तक वो उरूज पर था। उसके बाद में वन सिंगल मैन की तरह आंधी जनाब ताज मोहम्मद खान साहब सेक्रेटरी बने। उसके बाद ट्रस्टी 12 ट्रस्टी रहे। उसमें बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े एजुकेटेड आदमी लोग थे जो ना जाहिला नहीं थे। अभी भी उस कमेटी के अंदर प्रोफेसर आई, डॉक्टर आई, इंजीनियर आई, कोई छोटा मोटा आदमी जाहिल पढ़ा लिखा नहीं सो आदमी नहीं था। सब एक अच्छे ऑफिशियल एजुकेटेड वेल एजुकेटेड नामदार शख्सियत है। इसके बावजूद भी मेरा ख्याल से 2008 या 9 में इन्होंने कैनरा बैंक बाजू तिलक नगर में थी तो कैनरा बैंक से लोन लेना पड़ा। किस वजह से लेना पड़ा ये हमें पता नहीं। वक्फ बोर्ड में मैं भी बहुत दिनों से वाइस चेयरमैन का अंजाम दे रहा हूँ, कभी भी ये टॉपिक पर एजेंडा नहीं आया। आप क्यों नहीं उठाए सर? एजेंडा आया तो ना उठाएंगे, क्या है ये अंदर का मामला था ना। वक्फ रिफाइल मुस्लिमीन को जब दी गई जगह देने के बाद वो क्या करने के बाद 1918 में जफारी साहब जब एडमिनिस्ट्रेटर बन के आए उसके बाद में जफारी साहब हमारे को पूरा डिटेल्स दिखाया। डिटेल्स दिखाने के बाद थोड़ा सा नाजायज़ कब्जा हुआ था, वहाँ पे शटगढ़ वगैरह थे जो हमारी कमेटी जाकर उसे हटाई गई। हटाने के बाद फिर वक्फ बोर्ड की कार्रवाई में हमारे में दिमाग में आया इसमें इतना बैलेंस है। वक्फ बोर्ड के हमारा ईदगाह की जगह में वक्फ बोर्ड को भी वो लीज को जहाँ पे मेन बिल्डिंग है डेंटल कॉलेज वो भी कैनरा बैंक के हैंड ओवर में। ये कौन सा साल मालूम पता चला सर आपको? 2018-17 में मालूम हुआ। 2 साल अव्वल। हाँ 2 जी। साल। उसके बाद में ये तब भी उसके बाद एजेंडा में नहीं आया ये मसला। उसके बाद में हमें क्या करें, फाइट आउट करें जब तक हमें कमेटी ईदगाह की कमेटी बनेगी। वो कमेटी इसके बावजूद हमारे आरिफ बेकरी साहब भी ट्रस्ट में थे, हमारी इसमें भी चेयरमैन थे और दूसरे साहिबान भी थे, बड़े बड़े साहिबान, बड़े बड़े वेल एजुकेटेड पर्सनालिटी थी। ये लोगों को भी मालूमात तो था है या नहीं है पता नहीं कि क्या ऐसा हुआ किधर नहीं हुआ।
क्योंकि ये कमेटी ट्रस्ट में अगर बैंक से लोन लिया गया तो सब ट्रस्टी से साइन करना पड़ता है, बिल्कुल एजेंडा पास होना पड़ता है, एजेंडा के बाद ये लोन दिया जाता है, एजेंडा कॉपी उसे बैंक वाले को देना पड़ता है, बैंक के बाद ये एजेंडा होता है, एजेंडा के बाद फाइनेंस इशू होता है, उसके बाद एजीएम के पास जाता है, एजीएम नहीं तो डीजीएम के पास जाता है, उसके बाद लोन सैंक्शन होता है। अब इतने होने के बावजूद भी ये हुआ कि कौम में भी मालूम नहीं है, बेदारी नहीं है। जब हाँ यथा तक कहते क्या कुछ तो कुछ खर्च लिया गया, कुछ तो खर्च लिया, जब हम जफारी साहब आके बताए थे इसके पैसे में इतना है, अंडे शावली के पैसे जो 9,27,000 थे उसका अमाउंट बन के हमें 36 करोड़ या 24 करोड़ समथिंग आ रहा है। इसके ऊपर भी हमें डिफेंड करके लिए उनको लेटर भेज को ही वो पैसे जो वक्त की प्रॉपर्टी थी ना अंडे शावली ये जरूरत के बिना पर वो सेल किया गया, उसके बाद में फिर लेटर लिखे गए सेल करके एक स्टेट वक्फ बोर्ड में उसमें लेटर करस्पॉन्डेंस होकर उसमें आर्डर्स लेकर सेल किए। बाद में वो एक काम पेंडिंग था वो भी कंप्लीट कर लिया है। अब वो पैसे कहाँ गए? वक्फ की प्रॉपर्टी वक्फ मुझे मारे सुनो अभी आपके सामने प्रेस नोट दी, इंशाल्लाह आगे 30 तारीख तक क्या है हमारे चेयरमैन साहब होंगे या हमारे दूसरे तमाम लीडर्स भी जो होंगे उन्होंने सब स्टेप उठा रहे हैं, उनके साथ हमें भी मिलकर सर स्टेप एक दिन में तो उठाया नहीं जाएगा ना सर? एक दिन में तो कल 11:30 से 12 बजे तक ऑक्शन है, ऑनलाइन ऑक्शन है, इस बारे में आप क्या कहेंगे सर? ऑनलाइन एक्शन को क्या थे प्रोटेस्ट के लिए हमें फाइल ये करना बिल्ड करके सब मिलकर सारे शहर मैसूर के तमाम अवाम तमाम मिलकर उसको रोकने की कोशिश करना। कैसा रोकेंगे सर? रोक सकते हैं, देखो एक्शन तो बैंक वाली डाली है, स्टेट ऑफ गवर्नमेंट का भी क्यों ना हो, गलत हो तो अवाम में ताकत है कि वो रोक सके। कुछ ना कुछ बैंक की गलती है जो कैसा दे सकते हैं लोग, वक्त की प्रॉपर्टी लोन कैसा दे सकता है? हाउ कैन यू डू द लोन विदाउट एनी परमिशन? जी ये वक्त की प्रॉपर्टी है ना, वक्त ला क्या बोलता है, वक्त किसी को दे नहीं सकता, तो किसके इसको दिए? क्या है आपकी सूरत देख के दिए क्या? लोन लेने वाला मैं हूं, मेरी सूरत देख के दिए क्या? लोन तो मेरे पास से लेना, मेरी सूरत देख के दिएगा आप, क्यों दिया? ला मालूम था ना तुम्हारा बैंक रूल्स में भी मालूम था ना, गलती उनसे हुई है, आपने दे तो ये नहीं हो सकता था। आपकी खुद की प्रॉपर्टी हो, आप लोग करोड़ों ले हो, क्या भी फर्क नहीं पड़ता, आपकी प्रॉपर्टी पर जब्ती होगी, जब्ती के बाद कर लेंगे जा सकते। बैंक वाले कमेटी एडवाइजरी कमेटी स्टेट से ले कोई क्या इसको स्टेट से परमिशन ली क्या? अब तुम्हारे लोन 8 करोड़ देने को पावर नहीं है बैंक मैनेजर को, एजीएम करना है, मैसूर के एजीएम को भी पावर नहीं है, डीजीएम को बंगलुरु से लेना था, कैसा लिया? के दौर में लोन लिया तो अभी उसे हर आदमी हर पेपर पूछता है, उसका हर डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, उसे थोड़ा सा भी अगर एक डॉक्यूमेंट भी नहीं मिला तो उन्हें वापस कर देता है, लोन नहीं। तो बैंक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, 8 करोड़ बड़ी बात नहीं है। वो डबल है, ट्रस्टी भी है और चेयरमैन भी है। तो चेयरमैन क्या 5 साल सोया था क्या? जी ये तो जरूरी था ना, सोया था क्या? जी चेयरमैन को पूछना, 5 साल सोया था। और आप लोग अभी सब इतना पूछ रहे हैं, आप लोग भी सोए थे क्या 20 साल? आप लोग भी आज पूछ रहे हैं ना, जब एकदम सामने आ गया तो। सर ये सवाल किससे था सर, हमारे लिए या आपके लिए था? नहीं, हमारे लिए, हम लोग सब सोए थे ना, जब ही जितना आगे हो गया ना। और मेन 5 साल से मेकरी है उसमें, चेयरमैन है, तो उसको कितना भाड़ा दिया उसने? 1 पैसे का भाड़ा भी नहीं दे रहे। एक छोटी सी दुकान है, वो 1 महीने का भाड़ा नहीं दे तो दूसरे दिन मेकरी साहब खड़े हो जाते, भाड़ा दो, नहीं तो दुकान खाली करो, कॉम्प्लेक्स बनाना है, हमको पैसे चाहिए। ये पैसे से तो ऐसा हो गया ना सभी को 10,000 रुपए पैसे से तो ऐसा हो गया, खास सिर्फ पैसा ही कमाना है वक्त की प्रॉपर्टी में। वो गरीबों के लिए दिए, गरीबों के लिए दुकान बनाओ, गरीबों के लिए घर बना के दो तो हमारे गरीब भाई उसमें बसेंगे, उसमें रहेंगे। सिर्फ पैसा 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 हो गया तो ये झगड़ा ही होता है लास्ट में। सबसे ज्यादा गलती मेकरी की है, और जो मेकरी के पीछे है ना उनकी सबकी गलती है, जो उनके साथ में कमेटी में, उनके पास क्या मुंह नहीं था बोलने के लिए? बस वालों से फिर एक बार गुजारिश करता हूँ कि इसके लिए स्टे लेने के लिए जाओ भाई, ये स्टे लेने की कोशिश कर रहा है। सर कल सुबह 11 बजे ही आपको ऑनलाइन ऑक्शन है सर, ऑनलाइन ऑक्शन है, तो स्टे कब मिलेगा सर? देखिए आवाम पूछ रही है सर। नहीं, अवाम पूछ रही है तो 3 दिन से या 4 दिन से। तनुज शेख साहब भी परसों मीटिंग करे हैं, प्रेस नोट भी दिए हैं। जो कोर्ट का मामला है, जो लोन का मामला है, ये जो है वक्फ की प्रॉपर्टी पर लोन ले कोई को किसी को मालूम नहीं था जी। जो इंस्टीट्यूशन है, जो रिफाइल मुस्लिमीन के जो ट्रस्टियाँ हैं, उनकी प्रॉपर्टी देके ले गई, कौन सी प्रॉपर्टी रखो ली, क्या ली, किसी को मालूम नहीं था वो। अब ये सब ये बाहर घोटाला आने में सबको आम पब्लिक को मालूम हो रहा है।
आम पब्लिक को मालूम होने में, ये वक्फ की प्रॉपर्टी, ये हमारी अवाम की प्रॉपर्टी को मालूम होने में, हमारे अल्लाह तनवीर सेठ साहब इसके बारे में जो बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, उसके बाद पूरी अवाम जागी। जागे हमको क्या मालूम तब तक किसी को मालूम नहीं था। ये तनवीर सेठ साहब एक तकरीबन 10 साल से उसके ऊपर करस्पॉन्डेंस कर को ही, उसके डॉक्यूमेंट्स कल प्रेस को भी पूरा उन्होंने देखो ही, वो पूरे डॉक्यूमेंट्स देखो ही, उन्होंने पूरा क्या कार्रवाई करना इंशाल्लाह उन्होंने पूरी कार्रवाई कर रही। लेकिन हमने पब्लिक को, अवाम को गुमराह जो रखे थे, रिफाइल मुस्लिमीन वाले जो है गुमराह करके रखे थे, उन्होंने जो है प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट से प्रॉपर्टी को लोन कैसा लिए, पहले बैंक वाले को मारना पहले। अभी जी मामूली आदमी 20-30 के घर को पैसे लेना तो 100 क्वेश्चन 100 सही ना पूछती। ये वफ की प्रॉपर्टी को उन्होंने पैसे किसकी इजाजत से उन्होंने दिए? उन्होंने 8 करोड़ देखो 32 करोड़ बनाए ना, बिजनेस कर रही चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो मामला कई दिनों से शहर मैसूर में चल रहा है और तरह तरह की बातें सामने आ गई हैं, यहाँ तक कि मैसूर का ईदगाह जो एक तारीखी ईदगाह है, कदीम ईदगाह है, और हमारे बुजुर्गों ने, बहुत सारे अहबाब ने अपनी कुर्बानियों के साथ यहाँ की ईदगाह को बनाया है। पूरे कर्नाटक में ऐसा ईदगाह नहीं है जो शहर मैसूर का है। मगर आज पूरे न्यूज़ चैनल वगैरह में उस ईदगाह को दिखा करके कि मैसूर का ईदगाह नीलाम होने वाला है, मैसूर का ईदगाह जो है वो जब्त होने वाला है, ऐसा है वैसा है, अफवाहें दी जा रही हैं। सबसे अहम बात जो है, बुनियादी बात मैं आप लोगों को बता दूं मीडिया के जरिए, हजरत अंडेशा वली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जो बारगाह थी उसको शहीद करके और उस जगह को बेच करके जो ये लिया गया है, बुनियादी तौर पर ही गलत किया गया है। हमारे तंजीम अहले सुन्नत व जमात जो हमारी तंजीम है, उसके सदर अली जनाब अलहाज हुमायूं फर साहब ने कई मरतबा कहा कि ये इस बात के बारे में कि अंडेशा वली रहमतुल्लाह अलैह की जो जगह बेची गई वो गलत है बुनियादी तौर पर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी वफ की जगह बेचने की इजाजत नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी नहीं बेच सकते। एक तो औलिया किराम की जगह आपने बेच डाली और उसकी जगह यहाँ उदयगिरी में आकर यहाँ पे जगह खरीदी गई, तो यहाँ बुनियादी तौर पर ही जो है मामला खराब हो चुका था, जिसका खमियाजा अब भुगतना पड़ रहा है। अब देख रहे हैं लोग, एक बारगाह से आपने खिलवाड़ की है। पूरे हिंदुस्तान में रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड की जगह सबसे ज्यादा है, और वो हमारे औलिया किराम बुजुर्गान दीन ने वक्फ किया है, जिनके आस्थाने मौजूद हैं, जिनकी बारगाहें मौजूद हैं। और आज बहुत अफसोस की बात है, और एक बात यह भी है, मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, बेंगलोर में सेंट्रल वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है, हुकूमत की तौर से वक्फ बोर्ड ने क्या कदम उठाया, हम ये पूछना चाहते हैं। वक्फ बोर्ड की तरफ से क्या हो रहा है, डायरेक्शन मैसूर को क्या दिया गया है? इतना अहम नाजुक मसला है, वक्फ बोर्ड खामोश है, और वक्फ बोर्ड के ऊपर से कौम का भरोसा उठता जा रहा है। जहां तक मेरी मालूमात है, मैं ये चाहता हूं कि वक्फ बोर्ड का जो बेंगलोर में बैठकर जो हुकूमत कर रहे हैं वक्फ वाले, ये क्या कर रहे हैं? कमेटियां बनाते हैं, जो मर्जी चाहे अपनी कमेटियां बना देते हैं। हर कमेटी में 20-20 साल से 30-30 साल से वही लोग हैं। बूढ़े लोगों को चुन करके वक्फ बोर्ड में डाला जाता है। नौजवान लोगों को, नस्ल को मौका दो। ये हमारे कौम के नौजवान बच्चे क्या करेंगे? वक्फ के इदारों में लेकर इनसे खिदमत करो। पढ़े लिखे बच्चे हैं, आप इनको आगे लाओ, नई कमेटियां बनाओ। आप अपने एडजस्टमेंट के लोगों को वक्फ में डालते हैं, आपकी जो जय जयकार करते हैं आप उनको वक्फ में डालते हैं। जो हमारे इदारे हैं, जो बुजुर्गों से हैं, जो अकीदत रखने वाले हैं, ऐसे लोगों को आप वक्फ में डालिए, इदारों में डालिए, तो आपका काम होगा। आज सुर्खियों में शहर मैसूर का नाम खराब आ रहा है। पूरे मैसूर वालों को इसके बारे में सोचना चाहिए, अमायदीन को सोचना चाहिए, उलमा को सोचना चाहिए, एक एक बच्चे को मैसूर के इस बारे में सोचना चाहिए। हमारे शहर मैसूर को क्यों बदनाम किया जा रहा है? जो ट्रस्टी हैं रिफाइल मुस्लिमीन के, वो क्या कर रहे हैं? इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? अपने घरों में बंद पड़े हुए हैं, कौम को जवाब नहीं दे रहे। अरे इस्तीफा दे दो, कम से कम तुम बात नहीं कर सकते, इस्तीफा देके अपनी कुर्सियां छोड़ के हट जाओ। एक तो इतनी बड़ी गलती की है और उसके बाद ढाक से अपनी कुर्सियों पे बैठे हुए हो। निकलो तुम बाहर, इस्तीफे दे दो और कौम के हवाले छोड़ दो, तो कौम एक कोई फैसला करेगी। तुम अपनी कुर्सियों पे बैठे हुए हो और जब कर्ज चढ़ गया तो कौम के लोगों को, इदारे वालों को, तंजीम वालों को, कमेटी वालों को, उलमा को पूछा जा रहा है। ये सारे बुनियादी मसाइल मुजराए था वो हमारे अलहाज शहर मैसूर ही की हस्ती अलहाज अजीज सेठ साहब मरहूम ने वक्फ बोर्ड को कायम किया। वो बानी वक्फ है, मुजराए से निकाल कर उन्होंने वक्फ का इतना बड़ा काम किया 1970। अब वक्फ का इतना बड़ा काम करने के बाद अजीज सेठ साहब मरहूम, अब तक क्या हो रहा है वक्फ बोर्ड में? सब धंधानियां हैं वक्फ बोर्ड में। वक्फ से लोगों का भरोसा खत्म हो गया।